महा एग्जिट पोल दिखाएंगे, यानी एग्जिट पोल का भी एग्जिट पोल दिखाएंगे। बहनों भाइयों, आप पूरे देश भर में 543 सीटों पर मतदान हो चुका है और उत्तर प्रदेश की भी 80 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो गई। अंतिम चरण में जहां 13 सीटों पर मुकाबला, वहां पर तकरीबन 54% 54% की वोटिंग हुई है और ये जो सामान्य से कम है, वोट का कम पड़ना, ये बड़ी चिंता की बात है। बहन भाइयों, सबसे पहले आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि क्या चल रहा है, और जो एक ही सवाल है जो लोगों के जहन में है वो है कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार, या फिर विपक्ष उनसे ये गद्दी छीनने में कामयाब होगा। और उससे भी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर क्या माहौल है, किसके कौन से मुद्दे चले और कौन से नहीं चले। बहनों भाइयों, 4 जून यानी काउंटिंग के दिन तक सिर्फ यही बातें होंगी, कौन जीत रहा है। सबके अपने एग्जिट पोल हैं, सबके अपने अनुमान हैं, सबकी अपनी ओपिनियन है और सबके अपने सर्वे हैं। कई बार मैं एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कई बार एकदम तीर लगता है और कई बार तुक्का होता है। या तो एग्जिट पोल बिल्कुल सही होते हैं और या फिर एकदम पार चले जाते हैं, यानी नज़दीक नहीं होते हैं सच के। ओपिनियन पोल क्या होती है और एग्जिट पोल क्या होता है, हमें इसके बारे में भी समझना चाहिए। मैं प्रारंभ में इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन इसको लेकर ना रहे। ओपिनियन पोल वो होती है जो चुनाव के पहले की प्रक्रिया शुरू होने के पहले होती है, जिसमें इस बात को देखा जाता है कि किस तरह से जनता की क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, या उनके मन में किस तरह के थॉट्स हैं। इन सारे मसलों पर बातचीत लोग करते हैं। लेकिन एग्जिट पोल क्या होती है, जब मतदान देकर कोई व्यक्ति सामने आ रहा होता है। और मैं ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं ना कि अवध की कितनी सीटें हैं, 23, और इसके बाद आप देखेंगे पूर्वांचल की 26 सीटें हैं। एक ये आप इस मस्त देखेंगे कि हम आपको एरिया वाइज बताएंगे कि सेंट्रल यूपी यानी अवध क्या है। जैसे बुंदेलखंड की 4 सीटें हैं, बांदा, हमीरपुर, जालौन और चित्रकूट बांदा वाली सीट, ये इलाका हो गया। इसके बाद हम आपको पश्चिम यूपी की 27 सीट्स के बारे में भी बताएंगे जहां बड़ी ज़बरदस्त घमासान हुआ है। तो ये तो हुआ एरिया वाइज सीट। बहनों भाइयों, मैं एग्जिट पोल के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था कि एग्जिट पोल वो होता है जब मतदाता अपना वोट कास्ट करने के बाद, यानी वोट डालने के बाद बाहर निकलता है और सैंपल सर्वे होता है, उससे पूछा जाता है कि आपने किन मुद्दों के आधार पर और किसे वोट दिया। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, कुछ जिसको देकर आए होते हैं उसका नहीं बताते हैं, कुछ गलत भी बताते हैं। तो एरर की भी संभावनाएं इसमें रहती हैं, पर्याप्त गुंजाइश होती है। चूंकि भारत निर्वाचन आयोग ने हमसे कह रखा है, हमसे यानी मीडिया से कह रखा है कि 6:30 बजे के पहले आप डेटा सार्वजनिक नहीं करेंगे, लिहाजा हम कोई भी आंकड़े 6:30 तक नहीं देंगे। 6:30 यानी अब से बस 25 मिनट के बाद आपके समक्ष आंकड़ों की ऐसी बारिश होगी और हर तरफ से होगी। सिर्फ यही नहीं होगी, और लोग भी बहुत बारिश करेंगे। पर हम कोशिश करेंगे समझने की कि एग्जिट पोल क्या होता है, उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या तय किया है और ये देश क्या चाहता है। मेरे साथ आज की इस एग्जिट पोल में हम प्रारंभिक चर्चा को शुरू करेंगे। मेरे साथ संजय चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ दीपक रंजन जी मौजूद हैं और थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी भी हमें ज्वाइन करेंगी, और 2 बहुत ही जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी और विनय राय। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। बताइए संजय चौधरी जी, 400 पार या फिर मामला फंस गया? आपका एग्जिट पोल क्या है? देखिए, निश्चित रूप से 400 पार, और ये 400 पार इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साख बनाई है। मुझे याद है 2014 का चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी ने ये अपनी घोषणा की थी कि हम 272 प्लस करेंगे। उस समय की मुझे राजनीतिक परिस्थितियां याद है। लोग कहते थे कि यह असंभव है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी जी को कैसे मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विश्वसनीयता के आधार पर उस आंकड़े को पार किया। मुझे 2019 भी याद है, जब सब कहते थे कि हम सैचुरेशन पे हैं, सारे राज्यों में हम अधिकतम स्थिति में आ गए हैं। उसके पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी थी। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 की तुलना में 2019 के चुनाव में लगभग 5.67% का वोट इंक्रीज किया था और भारतीय जनता पार्टी ने
300 प्लस का आंकड़ा दिखाया था। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विश्वसनीयता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रमों के आधार पर, अपनी योजनाओं के आधार पर जनता के बीच में एक असंभव को संभव किया है कि भ्रष्टाचार से मुक्त होकर योजनाओं को दिया है। गांव से व्यक्ति शहर में इसीलिए आता था कि उसे लगता था छत मिलेगी, शौचालय मिलेगा, लोग अब ये नहीं जानना मिलेगी। चाहते, उनको आंकड़े बताइए। अब ये हो गया प्रचार खत्म, अब आप थोड़ा इस मोड से बाहर आओ। नहीं, निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूं ना कि आंकड़ों पर बात करो सर। यही आंकड़े हैं कि अब 2019 के चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के पास पहले जो राजनीतिक दल नहीं थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में कम से कम खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनके साथ हम लड़ रहे हैं। लोकदल हमारे साथ था, जो अब साथ आया है, जो हमारे साथ नहीं था। हमारे साथ राजभर जी आए हैं। पिछली बार बसपा सपा के साथ मिलकर लड़ रही थी, इस बार वो उनसे अलग है। तो ये राजनीतिक परिदृश्य जो कम से कम साफ नजरों से दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को और बड़े बहुमत की ओर ले जा रहा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अविश्वसनीय, मतलब 2019 की टैली को आप इंप्रूव करेंगे? नहीं, और बेहतर करेंगे, उससे बहुत बेहतर करेंगे। मुझे लग रहा है कि अगर आप 5-6 सीटों पर फाइट को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश से बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए और 400 पार के आंकड़े को पार करेगी। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे खिलाफ जो अलायंस है, उस अलायंस की विश्वसनीयता ही दांव पर है। उनके दो राष्ट्रीय महासचिवों ने उनके बेसिक इशू जिसको आप पीडीए कहते हैं, उनके 2 राष्ट्रीय महासचिव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मतलब जिस इशू को लेकर पॉलिटिकल अलायंस चुनाव में जा रहा है, उस इशू को लेकर उनको 2 नेशनल जनरल सेक्रेटरीज पार्टी छोड़ देते हैं। उस पार्टी का चीफ विप, विधानमंडल दल का चीफ विप पार्टी छोड़ देते हैं। और चुनाव के अंतिम दौर में भी देखिए कि नारद राय चुनाव के, मुझको लगता है कि 36 घंटे पहले नारद राय, राम इकबाल सिंह जैसे लोग पार्टी छोड़ने का ये जो सिलसिला है, ये अंतिम दौर तक अगर जारी रहता है तो मुझे लगता है कि वो नेतृत्व जनता को क्या समझाएगा, जो अपने पदाधिकारियों को, पूर्व मंत्रियों को, मंत्रियों को और विश्वसनीय लोगों को, जिनके आधार पर वो चुनाव में जा रहा है। कॉन्फिडेंट है कि आप 400 पार? एकदम 400 पार। दीपक रंजन जी को लाया जाए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका स्वागत। बताइए, आप तो कह रहे थे क्योटो भी फंसा है, पर यहाँ तो मामला कुछ और दिख रहा है। देखिए, इनको कहने में सब चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं। चुनाव पूरे चरणों का संपन्न हो चुका है और सभी लोगों ने वोट कास्ट कर दिया। जो हमारा सर्वे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे लोग जहां पर रहे हैं, उनका जो फीडबैक 6 चरणों में आया और आज भी आ रहा है, आज सुबह से लोग फीडबैक दे रहे हैं, उस हिसाब से हम संख्या बल, जो बहुमत के लिए हमें सरकार बनाने के लिए जितनी संख्या बल हमें चाहिए, उससे बहुत ज्यादा हम आगे निकल चुके हैं। हम लोग करीब 300 पार कर चुके हैं। अब ये देखिए, ये अरे अभी तो 295 खड़गे जी दे गए, आपने 5 अभी बढ़ा दी। 295 पार की बात उन्होंने की है। 295 पार के मतलब उसके बाद 300 आता है। 300 पार ये हम लोग हो रहे हैं। और देखिए, आज की तारीख में ये क्या चला यूपी में आपका? ये चुनाव पूरी यूपी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा तो कि क्यूटो इसलिए फंसा हुआ था क्योंकि क्यूटो को उन्होंने कहा था कि हम बनास को हम क्यूटो बना देंगे, गंगा मैया को हम साफ कर देंगे, निर्मल कर देंगे, उज्जवल कर देंगे। तो जनता इसी आधार पे वहां छोड़ रहा हो कि वो भी ले लोगे? देखिए, अभी तो फंसा हुआ है क्यूटो उनका। आज वहाँ की रिपोर्ट आ रही है और वहाँ का आपने भी ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट, बहुत से लोगों का सोशल मीडिया पे आया, बहुत से लोगों का सर्वे लिया गया, बहुत से लोग वोट कास्ट करके आए। उन्होंने कहा हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं, महंगाई के खिलाफ, हम अग्निवीर योजना के खिलाफ हम वोट कर रहे हैं। बहुत से लोगों का आपने देखा होगा, बहुत से माताएं बहनें और हमारे पुरुष नौजवानों ने, किसानों ने। सर, सीट तो 80 है, आप कह रहे हैं हम सब जीते ले रहे हो, तो 7-8 छोड़ दिया आपके लिए। आप तो एक भी छोड़, क्योटो भी ले लोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो तो छोड़ दो, एक तो छोड़ दो। पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे ना कि हमारे साथ ये दल आ गया, हमारे साथ वो दल आ गया, हमारे साथ ये नेता आ गए। जितना इनके साथ लोग आए ना, उतनी जनता इनसे दूर होती चली गई। क्योंकि जनता ब्रजेश जी आज की तारीख में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई के आधार पर वोट दे रही थी। अरे इतनी भीड़ और इतना उत्साह तो मैंने 2022 में भी देखा था, पर क्या हुआ? एंड रिजल्ट क्या था? नहीं, देखिए, आज की तारीख में कमोवेश परिवेश एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ है। आप बता दिए, अगर नहीं होती तो आज देश के प्रधानमंत्री इतना ज्यादा हताश और निराश होकर के बयानबाजी दे रहे हैं। सारे मां उन्होंने कहे मछली, मटन, मुजरा। अब सर इससे बाहर आओ, ये बात खत्म हो गई। उसके बाद जो है आज की तारीख में तो ये हताशा निराशा दी तो थी। पहले उन्होंने सारे अपने हथकंडे छोड़ दिए। ऑल राइट, मैं 2 सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, हेमंत तिवारी और विनय राय। दोनों को स्क्रीन पे लाया जाए। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। हेमंत तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप वैसे हर बार इलेक्शन में फंसते हैं मेरे पास, डिबेट में हम लोग स्टूडियो आपको आमंत्रित करते हैं, आप अपना डेटा भी रखते हैं, तथ्य और तर्क भी देते हैं। इस बार हेमंत तिवारी क्या कह रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मैं याद दिला दूं, याद दिलाना जरूरी है। जरूरी इसलिए नहीं,
मैं अपनी विश्वसनीयता नहीं, अपनी और आपकी जो साझा विश्वसनीयता है उसकी जी। पुष्टि के लिए बात रख रहा हूं। मई 2014 में चुनाव हुआ, बड़े बड़े दिग्गज पैनल थे, बड़ा चैनल था, आप उसके एडिटर थे। आपने एक ही सवाल किया था कि आप बताइए आपके क्या स्कोर है। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में 70 प्लस माइनस 70 प्लस माइनस जी। ये बोला था। उसके बाद के चुनाव का जिक्र करना जरूरी नहीं, लेकिन आपने जब जब सवाल किया और मेरे जवाब लाभ किए तो पता नहीं मां सरस्वती की कृपा है, सच के हम लोग लगभग करीब है। इस बार मैं लगातार एक बात कह रहा हूं, आपकी कुछ डिबेट्स में ही मैं इस बात को कह चुका हूं कि दरअसल जो वोकल सीन हमारे सामने है वो जो है ऑपोजिशन का है जी। और एक तरीके का ऐसा अर्थ कर दिया गया, लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी भाग गए, नरेंद्र मोदी हार गए, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया। कुछ कंस्टिट्यूंसी में जाइए तो ऐसा लगता भी है, क्योंकि यह इलेक्शन, मेरा अपना मानना है कि अखिलेश यादव ने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसको ओबीसी वर्सेज झगड़ा करने का भरपूर प्रयास किया। इस तरीके की बातें की, इस तरीके के कैंडिडेट दिए, कैंडिडेट बहुत बार बदले, लेकिन मेरा मानना है कि फाइनली जो कैंडिडेट दिए अच्छे कैंडिडेट दिए और कम से कम एक ऐसा दृश्य अवश्य उत्पन्न कर दिया जो 2022 की याद दिलाता है। 2022 की याद से मेरा मतलब है कि 2022 में बहुत अधिक समय तक ऐसा लगा कि नेक एंड नेक फाइट है। हालांकि मैं शुरू कहता रहा फाइट बहुत ज्यादा नहीं है, परिणामों में बड़ा फर्क होगा और दूसरा परिणाम में बड़ा फर्क आया जी। लेकिन अखिलेश यादव क्योंकि 2027 के लिए एक मैदान बना रहे हैं, अपनी एक जमीन तैयार कर रहे हैं, उस जमीन की तैयारी की दृष्टि से उन्होंने सिलेक्शन को लड़ा है। और मेरा अपना मानना है कि इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 2019 के परफॉर्मेंस को रिपीट करेगी, 2019 के परफॉर्मेंस से नीचे नहीं जाएगी, आगे जा सकती है, तो नीचे 2019 में तो बीजेपी के पास 303 खुद की अपनी सीटें थी, तो आपका ये तात्पर्य है कि इसको बेटर ही करेगी बीजेपी? संभव है। जैसे महाराष्ट्र जैसे राज्यों के बारे में कहा जा रहा है कि वहां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, तो उसका जो एग्रीगेट स्कोर है वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि यहाँ तगड़ी लड़ाई देखने को मिली। जीत हार का मार्जिन बहुत अधिकांश सीटों पर कम होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2019 में जब वो सपा बसपा जैसे बहुत एक डेडली पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन से मुकाबिल थी, उससे खराब परफॉर्मेंस नहीं होने जा रहा है। 64 सीटें उस वक्त मिली थी इस अलायंस को, जिसमें 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, 2 सीटें अपना दल सोनेलाल की यानी अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी थी उसकी थी, बाद में 2 सीटें बाई इलेक्शन की बढ़ गई थी। लेकिन इस मर्तबा मेरा अपना स्कोर जो मैं समझ रहा हूँ वो 60 से 65 के बीच है, इससे नीचे तो नहीं जा रहा। जबकि मैं आपको बता और अलायंस को कितना दे रहे हो आप यूपी में? 60 से 65 आपने दे दिया, इधर कितना दे रहे हो? अलायंस में देखिए, अलायंस की बात बताऊं, मैं आपको जो बात बताऊंगा हो सकता है लोगों को, क्योंकि सीट अभी आपने सवाल किया नहीं है, मुझे तो अयोध्या जैसी सीट पर भी मुकाबला नजर आ रहा है और कन्नौज जैसी सीट पर भी मुकाबला नजर आ रहा जी। मुकाबला आपको अच्छा ठीक ठाक रायबरेली में भी देखने को मिलेगा। इन सब के बावजूद मेरा मानना है अखिलेश यादव गेन करेंगे, समाजवादी पार्टी गेन करेगी। समाजवादी पार्टी जो गेन करेगी 2019 के मुकाबले बहुजन समाज पार्टी की कीमत पर गेन करेगी। बहुजन समाज पार्टी ने तो आपका तात्पर्य यह है कि 60 से 65 के बीच बीजेपी यूपी में रहेगी, बीजेपी प्लस, और 15 से 20 के बीच अलायंस, ऐसा कह रहे हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल मेरा ही कहना है। तो मेरा ही कहना है जी। वोट प्रतिशत को लेके आपके कमेंट्स? वोट प्रतिशत, हाँ ये दिलचस्प बात होगी। वोट प्रतिशत देखना, अधिकांश स्थानों पर आपको वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। वैसे हम जो बता रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत का में दो, देखिए 2019
और 2014 की परिस्थितियां अलग थी। आपने पूरे चुनाव में ये देखा, वो चुनाव ठंडा ठंडा सा लगा, कोई बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में नहीं था। तो लेकिन उसके बहुत कारण थे। 2019 में एक थोड़ा राष्ट्रीयता का बड़ा भाव था, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद का माहौल था। 2014 में मोदी एक बहुत बड़े ओबीसी की शक्ल के रूप में आए थे, हमारे साथ विनय राय बैठे हैं। 2014 हमारी इनकी बात होती थी, यही बात होती थी। क्या आप ये मानते हैं कि विपक्ष ने कड़ी चुनौती प्रस्तुत की, अगर हम उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में कहें? बिल्कुल कड़ी चुनौती प्रस्तुत की है, और यह चुनौती 2027 में और बड़ी हो सकती है। और मुझे लगता है कि इस परिदृश्य को देखते हुए, चूंकि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जातीय गुणा गणित की लड़ाई का एक ऐसा फार्मूला फेंक दिया है जी, जिस पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने कंसंट्रेटेड और फोकस्ड एफर्ट नहीं किया तो 2027 उसको मुश्किल हो सकती है। और मतलब इनडायरेक्टली मैंने कहा, प्रत्यक्ष रूप में मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी कास्ट पर, ओबीसी लीडरशिप पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। उनको तवज्जो आपका कहने का तात्पर्य है कि ओबीसी नॉन यादव वोट्स में शिफ्टिंग हुई है, अपोजिशन को गए? नॉन यादव ओबीसी वोट्स में शिफ्टिंग हुई है, मैं कंस्टिट्यूंसी वाइज बता सकता हूं, लेकिन जी वो शिफ्टिंग इतनी बड़ी नहीं हुई है कि बीजेपी को लॉस हो। 3 लाख से, जहां 2 लाख से कैंडिडेट पिछला जीता है, और वो भी सपा बसपा के मिले जुले कैंडिडेट के मुकाबले 2 लाख से जीता है, वो 50,000 से 30,000 से चुनाव हार नहीं जाएगा, वो जीतेगा 10-20 हजार से। अच्छा, आपके पुराने सहयोगी आज मिल गए हैं हमें, विनय राय जी, इनसे भी बात कर ली जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी भी श्रेणी बड़ी मजबूत होती है। विनय जी, स्वागत आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, अब 6:30 के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश में आपने क्या महसूस किया और देश में क्या चला और क्या नहीं चला? देखिए विजय जी, मुझे तो साफ तौर पे एक चीज समझ में आ गई इस चुनाव को देखते हुए कि कास्ट फैक्टर तो हम लोग पिछली बार जब डिस्कशन में थे तब भी हमने कहा था कि जातिगत आधार पर मतदान खुलकर हुआ है। वहीं दूसरी चीज जो सबसे अहम इस बार देखने को मिला है कि जैसे 93 में याद करिए कि एक नारा ज्वाइंट लगा करता था, मिले मुलायम काशीराम, वहां मुड़ गए जय श्री राम, क्योंकि एक ऐसा गठबंधन हो गया था काशीराम और मुलायम सिंह यादव में कि उससे एक सिक्योरिटी आ गई थी जीतने की। और परिणाम ऐसा निकला कि भारतीय जनता पार्टी 91 का चुनाव जिस राम जन्मभूमि की लहर में आई थी वो शिकस्त खानी पड़ी। इस बार भी कांग्रेस का गठबंधन अखिलेश यादव के लिए, सपा के लिए एक गारंटी बना है माइनॉरिटी वोट का, कोई बिखराव नहीं हुआ। पहले क्या होता था, कहीं बसपा अच्छा लड़ रही है तो बसपा के साथ माइनॉरिटी चला जाता था, कहीं सपा के साथ चला जाता था। तो यादव और मुस्लिम जो एमवाई फैक्टर था वो कंप्लीट एक साथ एक जगह पर गिरा। दूसरी बात मैं इसमें अहम एक चीज और देखता हूं कि कैंडिडेट जिस तरह का सामने आया है, अगर ठाकुर बिरादरी का कैंडिडेट आया है तो स्थानीय मतदाताओं ने अपनी जाति को भी तरजीह दी है। उसी तरीके से कहीं पे अगर संख्यावार मतदाता आया तो उसको तरजीह दी है, कहीं ब्राह्मण मतदाता आया है तो उसको तरजीह दी है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूंगा, और इसका मूल्यांकन अभी जब आपका एग्जिट पोल आएगा, अभी आधे घंटे 15 मिनट बचे हुए हैं, तो आप इसका मूल्यांकन कर पाएंगे कि ब्राह्मण मतदाताओं ने खुल करके बलिया में सनातन पांडे को वोट किया है। ठीक उसी तरीके से ठाकुर मतदाताओं ने खुल करके देवरिया में अखिलेश प्रताप सिंह को वोट किया है। और वहीं बगल में कुशीनगर में ब्राह्मण मतदाता एकजुट होकर विजय दुबे के साथ गए हैं, तो सैंथवार मतदाता सपा के प्रत्याशी पिंटू सैंथवार के साथ आ गए हैं। तो परिस्थितियां इस बार एकदम एकजुट रही हैं कि काफी कांटे की लड़ाई है। पिछली बार आपने देखा होगा जीत का जो एक अंतर था, कोई 2 लाख से जीता, कोई 3 लाख से जीता, कोई 5 लाख से जीता। इस बार वो स्थिति कम से कम आज जो भी मतदान हुआ है उसके बारे में तो स्पष्ट जान जाइए कि बहुत ही क्लोज फाइट है। आपका कहने का तात्पर्य कि सीटवार लड़ाई हुई है, सीटवार और प्रत्याशीवार लड़ाई हुई है। जी कुछ कह रहे हैं आप? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक एक सीट पर अलग अलग जातिगत समीकरण की लड़ाई थी और इसमें विशेष मायने रख रहे थे प्रत्याशियों की जाति? मैं एकदम इस बात पे एग्री कर रहा हूं कि जहां पे जिस तरह का कैंडिडेट का स्वभाव रहा है, जिस कास्ट को उसने एड्रेस किया है, उसके साथ उस कम्युनिटी का वोट गया है। और ये कोई नई परंपरा नहीं है। आप तो पुराने जर्नलिस्ट हैं ब्रजेश जी, आपको अगर याद होगा तो हम कसिया विधानसभा एक पड़ती है कुशीनगर जनपद, जो लोकसभा उसका हिस्सा है। एक समय में ब्रह्माशंकर त्रिपाठी और सुरत अफसाई जो अभी तत्कालीन कृषि मंत्री आमने सामने हुआ करते थे। लेकिन उस मामले में होता क्या था कि ब्राह्मण मतदाता ब्रह्माशंकर के साथ जाते थे। वो कभी ये नहीं सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगला समाज का वोट है तो हमको इनको देना हो, ये तो गोली चलवा के मुलायम सिंह की पार्टी से आए, इनको वोट नहीं देना है। इस बार भी आप ये बात मान के चलिए कि कैंडिडेट जो निष्क्रिय रहे अपने क्षेत्र में
उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी इज्जत अगर बचनी है अगर भाजपा की, एक ही आधार है, वो है नारी शक्ति। चौराहे पे बोलने वाले लोगों के हिसाब से समझेंगे तो इस समय 25 सीटों का नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कम से कम। लेकिन घर के किचन की अगर बात देखेंगे तो महिलाओं ने इस लड़ाई को रोचक बनाया है। महिलाओं ने ज्यादातर संख्या में, सर हम लोग 2 दिन से ये इस मसले पर डिबेट कर रहे हैं कि महिलाओं का जो वोटिंग पैटर्न है उत्तर प्रदेश में वो मर्दों के वोटिंग पैटर्न से अलग है। आपका ये कहने का मतलब है कि महिलाओं में बीजेपी की लोकप्रियता और वोट अधिक हुए हैं मर्दों के मुकाबले? जाहिर सी बात है कि जो चीजें सामने आती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर महिलाओं को कुछ आप देते हैं तो उसको सहेज के रखती हैं, पुरुष उसको उड़ा देता है। तो महिलाओं ने एहसान को माना है कि चाहे उसके घर में अनाज आ रहा हो, चाहे उसके घर में सिलेंडर मिला हो, चाहे उसको विधवा पेंशन मिल रही हो, चाहे उसको वृद्धा पेंशन मिल रही हो, चाहे उसको किसान सम्मान निधि के नाम पर उसके पति के खाते में क्यों आ रहा होता है, इस चीज को समझा है महिलाओं ने। और उनको बार बार अगर हम लोगों ने जो बात किया है उसमें कहा कि अरे इसने दिया है कुछ। और एक सबसे बड़ी रोचक चीज निकल कर आई महिलाओं के मुंह से, जो पुरुषों के मुंह में नहीं है। महिलाएं कह रही हैं कि इनका है कौन, ना आगे ना कोई पीछे, जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। लेकिन पुरुष की भाषा वहीं अलग है जी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर नुकसान है तो सिर्फ प्रत्याशी को लेकर के जो उसने 5 साल के अंदर अपनी निष्क्रियता दिखाई है, विपक्ष ने जो मजबूती के साथ अपने गठबंधन को उतारा है, और फायदे का जो एक अंश दिख रहा है वो सिर्फ एक है कि महिलाएं खुल करके कहें, वो सामने बिना अपने घर के गार्जियन से डरे हुए भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो बात आप करें। उत्तर प्रदेश में क्या सिनेरियो देखते हैं, बीजेपी प्लस और समाजवादी और कांग्रेस का सीन? आप कितनी सीटें आपके हिसाब से? मुझे तो साफ तौर पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है विजय जी कि जो परिस्थितियां थी पिछले चुनाव से 2019 से हम तुलना कर रहे हैं तो कांग्रेस की 1 सीट थी, ये बढ़नी है। बसपा की 10 सीटें थी जो घट के शून्य हो जानी है, या एक कहीं मुश्किल से निकल जाए मेरी तो हिसाब से शून्य होना है। सपा की 5 सीटें थी, ये 15 से ऊपर जानी है किसी भी कीमत पर। सपा की जो स्थिति अभी आज की तारीख में मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि अगर अभी थोड़ी देर के अंदर जो आपके सर्वे की रिपोर्ट का स्थानीय स्तर से लड़के देंगे उसका मूल्यांकन और आसानी से हो पाएगा कि अंतिम 2 घंटे में वोटों का रुझान क्या रहा है। क्योंकि अक्सर गर्मी के दिनों में या तो शुरुआती दौर में वोट पड़ते हैं या शाम के समय वोट पड़ते हैं जी। तो कमोबेश जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, हमने पिछली बार भी कहा था 66 तो आप हेमंत जी के ही डेटा पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो 60 से 65 और 15 से 20? तो 60 से 65 तो इसका मतलब 20 सीटों का हो गया ना, 4 सीटों का तो नुकसान हो गया विजय जी। मैं 65 की बात ही नहीं करता, वो 60 62 इसी के आसपास रहना है। कांग्रेस की सीटें 1 से 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, क्योंकि क्लोज फाइट है। चाहे प्रयागराज की बात करें, चाहे बाराबंकी तो की फिर बात करें, बीजेपी चाहे को ज्यादा रायबरेली की नुकसान बात तो करें, नहीं चाहे है, अमेठी क्योंकि की बात लास्ट करें। टैली उनकी इतना 64 आसान की नहीं थी, है। उनको अधिक नुकसान नहीं है। जी विजय जी कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन बीजेपी को शायद ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर 60 62 आप बता रहे हैं तो डेटा तो उतना ही है आसपास, उसी के आसपास। जी नुकसान का जो पैमाना है उसको अगर पूरे, क्योंकि आपका देश राष्ट्रीय स्तर का है, चैनल है और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है, तो इसको 303 के आंकड़े से आप मैच करिए। दिल्ली में आप 7 में 7 थे, बढ़ गए तो उससे ज्यादा कोई सीटें बढ़नी नहीं है। आप राजस्थान में 25 में 25 थे, गुजरात में जितनी सीटें उस पे थे, मध्य प्रदेश में केवल 1 सीटें कम हुई थी कमलनाथ के वाले क्षेत्र की, छिंदवाड़ा की। बाकी आप देखते जाए, चाहे वो हरियाणा की स्थिति रही हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की स्थिति रही हो, झारखंड की स्थिति रही हो, बिहार की स्थिति रही हो, महाराष्ट्र की स्थिति रही हो, हर जगह आपने मैक्सिमम सीटों पर अपने आप। बीजेपी का क्लेम है कि ये इस बार साउथ में और उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। जी, जो परिस्थिति वो सामने यही है। ऑल राइट सर, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सुधा मिश्रा जी मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। अभी मैंने खड़गे जी का स्टेटमेंट सुना, सुधा जी 295 प्लस कह रहे हैं, कोई आधार है इसके पीछे, या फिर जैसे वो 400 बोल दिया आपने भी कह दिया 300? नहीं, उनके बोलने भी तो बंद ही जाइए, क्योंकि जितनी सीटें थी उसमें से कितना गिर रहे हैं वो संख्या 100 से ज़्यादा है, उनकी सीटें कम हो रही हैं। क्योंकि जितने राज्यवार अगर आप बात करेंगे तो यूपी में, महाराष्ट्र में, बिहार में, उड़ीसा की तो बात ही मत करिए, क्योंकि उड़ीसा में जिस तरह भगवान जगन्नाथ को अपना भक्त बताया था उनके प्रवक्ता ने, जो खुद चुनाव लड़ रहे थे, और जिस तरह से उन लोगों ने चीज़ों को प्रेजेंट किया है। शुरुआत देखिए प्रथम चरण से, 7 चरण में चुनाव करवाया, और इन 7 चरणों में जिस तरह से भाजपा सरकार ने अपने गठबंधन के साथ मिलके बातों को कहना, एक होता है ना कि आप परसेप्शन क्रिएट करते हैं, ये लोग इसमें बहुत माहिर हैं। पहली बार चुनाव ऐसा हुआ है कि ये कोई परसेप्शन क्रिएट ही नहीं कर पाए। मंगलसूत्र, मटन, मछली, मुजरा,
उसके बाद लास्ट में आपने देखा मौन व्रत धारण करने के पहले उन्होंने कहा कि मोदी को गुस्सा मत दिलाइए, 7 पुश्तें। आपने कभी सुना है किसी ऐसे व्यक्ति को जो संवैधानिक पद पे बैठा हो वो मतलब अरे आइए अब डेटा पे बात कर लेते हैं। अब जाने दे, चुनाव हो गया, मैं बात उसी पे आ रही खत्म। हूँ, उसी डेटा की बात कर रही हूँ कि ये गिर चुनाव क्यों गया, रहे बात हैं। गई। नहीं, ये बात जाती नहीं है, इतिहास दर्ज हाँ, होगा, तो आज डेटा इतिहास पर दर्ज बात हो है। रहा है। तो जहां बात की जा रही है 100 से ज्यादा वो कम हो रहे हैं, तो वो कम हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा गठबंधन ऊपर जा रहा है। तो ये तथ्यों पे आधारित है, चाहे वो आप तो उत्तर प्रदेश 295 की- आपका लॉक है? उससे अधिक होगा, बिल्कुल लॉक करिए। ऑलराइट, मैं वाराणसी का रुख करता हूं। हमारे बनारस के ब्यूरो चीफ रोहित सिंह मौजूद हैं और बनारस रीजन में इन्होंने बहुत मेहनत की और एक एक सीट का इन्होंने खुद मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया, देखा और हज़ारों लोगों से बात भी की। रोहित, वाराणसी रीजन में कैसा चुनाव रहा और मोदी जी के इलाके में आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या माहौल रहा और किस तरह का चुनाव हुआ और मतदान कैसा हुआ, लोगों ने किन मुद्दों पर और किसे वोट ज़्यादा किया? चरण में इस पूरे बेल्ट में चुनाव हुआ। हम बात करते हैं 7वें चरण में जिन सीटों पे चुनाव हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस देखिए मुद्दे से एक अलग चुनाव था। यहाँ जातियों की जो दायरे थे आके यहाँ खत्म हो गए। यहाँ विकास की बातें जो थी, चुनाव में यही कहा जाता है या तो जातिवाद की राजनीति की जाती है या सड़क, पानी, बिजली या तमाम जो जन सुविधाएं होती वो बात कही जाती है। ये दोनों फैक्टर जो हैं बनारस में आके बनारस की बाउंड्री पे खत्म हो जाते हैं। विकास की बातें इसलिए खत्म हो जाती हैं कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। एक सांसद अपने क्षेत्र को कितना दे सकता है उससे कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी ने यहाँ का सांसद होने के नाते दिया। वो लगभग 48 जनसभाएं यहाँ पे कर चुके हैं अपने 2 कार्यकाल में और हर बार बनारस की जनता जितना उम्मीद करती थी उससे कहीं ज्यादा बौछार करते थे, न्यौछावर करते थे वाराणसी की जनता पे। तो यहाँ के लोगों को तो अब ये उम्मीद ही नहीं थी कि हमें ये मिलना है, वो मान के चलते हैं कि इतना तो मिल ही जाएगा। हम तमाम पूरे चुनाव भर जब बनारस के लोगों से हम बातचीत करते थे तो यहाँ के लोग बड़े शान से ये कहते थे, देखियो भाई आप कुछ प्रश्न जो है बनारस में मत किया कीजिए, हम लोग क्योंकि सांसद नहीं चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो हम लोग थोड़ा अलग हैं। तो आप समझिए कि जिस क्षेत्र की जनता सांसद नहीं चुनती, लास्ट टाइम मैंने देखा 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां पर तकरीबन 63% वोट शेयर मिले। आपके मुताबिक इस बार अभी जो पोलिंग आई है रिपोर्ट वो शाम 5 बजे तक की 54% है। मैं मानता हूं 1-2% और बढ़ेगा तो 56 तक हो जाएगा। वोट शेयर पीएम का बढ़ेगा या स्थिर रहेगा या घटेगा? देखिए इस बार घटने की उम्मीद है, थोड़ा घटने की उम्मीद है। उसके देखिए 2 कारण है। पहली तो अजय राय ने एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी, एक चीज जानते हुए भी कि परिणाम क्या होना है, उन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़ी और सेधमारी करने की पूरी कोशिश की। समाजवादी पार्टी का उनको जबरदस्त साथ मिला, सपा के कैडर के लोगों ने उनका जबरदस्त साथ मिला, इसलिए मतदान प्रतिशत मिला। पिछली बार की यदि हम बात करें तो मुसलमानों का वोट जो बट गया था, इस बार समाजवादी पार्टी साथ होने के कारण मुसलमानों का पूरा वोट अजय राय को मिला है, इससे प्रतिशत कम होगा। लेकिन वहां बीएसपी ने तो मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, ये फैक्टर क्या वोट का बंटवारा विपक्ष के कर पाएगा? कोई मतलब नहीं था उस डमी कैंडिडेट का, कोई मतलब नहीं। ओवैसी भी यहाँ 2 बार आके प्रचार कर चुके हैं। तो ये लोग अगर 1000-2000 मुसलमानों का वोट काट ले तो उसका देखिए कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो इस बात का हुआ कि मौसम की मार की चुनौती भारतीय जनता पार्टी नहीं सह पाई। यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं को एक ही निर्देश था कि बाकी सब चीजें छोड़ दो। 3 दिन पहले से तमाम संगठन के लोग काम कर रहे थे कि गर्मी का मौसम है, आप टारगेट रखो, आपको पता है कि आपको वोट देने वाला कौन है, उन्हें चिन्हित करो, पन्ने पर उनकी लिस्ट बनाओ, सुबह 7 बजे से लग जाओ, उनको घरों से निकाल लाओ। घरों से निकाल अगर नहीं लाए तो ये चुनाव में तुम्हारा नुकसान होगा। यहाँ हार जीत के नुकसान की बात नहीं, यहाँ मार्जिन वाले नुकसान की बात है। उसमें भारतीय जनता पार्टी बनारस में असफल रही है। इसलिए जो 63% का मत नरेंद्र मोदी ने पिछले बार पाया था, उसमें मुझे लगता है 1-2% की कमी आ सकती है। आपके कहने का तात्पर्य है कि जो बीजेपी के खिलाफ वोट है वाराणसी में जितना भी पड़ता है वो कंसोलिडेट होके बटने के बजाय अजय राय पर एक मुश्त गया। जी हाँ, एक मुश्त गया, बांटने की कोशिश बहुत की गई लेकिन बटा नहीं।
यहाँ पे लोगों को पता है, खासकर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए हमें पता है कि हमें कहाँ वोट देना है, हमें अपना वोट व्यर्थ नहीं जाने दें। वैसे यहाँ दो बार आए, उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों के मुद्दे पे मुसलमान हार जीत को न देखते हुए मुसलमान को वोट करे, मुसलमान को मजबूत करे, जो मुसलमानों की बात करे, क्योंकि सपा या कांग्रेस मुसलमानों की बात नहीं करती है, लेकिन उसके बावजूद भी बनारस का मुसलमान ओवैसी पे थैंक नहीं यू गया, रोहित, हमारे बसपा साथ बने प्रत्याशी पे रहिएगा। नहीं अब हम गया, आपको वो सीधे अजय राय पे शुक्रिया आपका। मैं गोरखपुर चलता हूं। गोरखपुर से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शाही मौजूद हैं, जिन्होंने गोरखपुर रीजन में बहुत ट्रेवल किया और सभी 6 सीटों पर वो खुद गए और तमाम हजारों लोगों से बात की और चुनाव को समझा। शाही जी, चुनाव कैसा रहा गोरखपुर का? पहले तो ये बताइए कौन से मुद्दे चले, कौन लोग हावी हुए और कौन लोग नहीं। विजय जी, आपको बता दूं कि गोरखपुर रीजन में 6 लोकसभा सीटें हैं और 6 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अब हम आते हैं गोरखपुर की 2 लोकसभा सीटों पे, एक गोरखपुर सदर और एक गोरखपुर लोकसभा सीट। गोरखपुर लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पे रवि किशन को दोबारा टिकट दिया गया है और काजल निषाद उनके सामने है। यहाँ पे लड़ाई जो है 30 साल तक इस सीट पे मठ का कब्जा था। 18 के उपचुनाव में जरूर एक बार प्रवीण निषाद ने जीता था। उसका एक रीज़न था कि जो यहाँ की लोकसभा की 5 सीटें हैं, जो 3 जो है निषाद बाहुल्य हैं, वहाँ पे प्रवीण निषाद ने लीड किया था और गोरखपुर में जो शहरी सीट है वहाँ पे मतदाता नहीं निकले थे। अभी तक जो रिजल्ट है वो 52% वोट पड़ा है, जिसमें गोरखपुर शहर के लोग महज 45% वोट दिए हैं। जो पिपराई जो निषाद बाहुल्य है वहाँ 58%, दूसरे निषाद बाहुल में 52%, तीसरे ग्रामीण क्षेत्र में 53% वोट पड़ा है। जो लड़ाई है वो काजल निषाद से लगातार अपनी वीडियो वायरल करके वो कर रही हैं। वो सीधा बता रही है कि निषाद समाज उनके साथ है, क्योंकि इस समाज की वो बहू हैं। मुस्लिम और यादव उनके साथ हैं। हमने निषाद समाज के बेल्ट में भ्रमण किया। कुछ निषादों ने कहा तो हमको योगी जी विश्वास है, तो हमने कहा कि संजय निषाद तो भाजपा के साथ है, फिर क्यों आपको दुविधा है? उन्होंने कहा कि हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद के ऊपर विश्वास नहीं करती है। तो हमने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि अनुप्रिया पटेल अपने सिंबल पे लड़ती हैं, राजभर की पार्टी अपने सिंबल पे लड़ती है, लेकिन जब संजय निषाद की बारी आती है तो उनका बेटा यहाँ से भाजपा के सिंबल पे लड़ता है, दूसरा बेटा सांसद ही भाजपा के सिंबल पे लड़ता है। ये भी मुद्दा सामने आया। अब लड़ाई है योगी जी के नाम। आपका मुताबिक निषाद वोटों में बंटवारा होगा, बड़ा बंटवारा होगा? बिल्कुल आपने सही कहा, इस पर निषाद समाज बटा हुआ है। महिलाएं सिंपैथी के साथ, जो काजल निषाद का पैर टूटा वो हुआ, महिलाओं ने कहा कि हमारी बहू है उसके साथ हैं। अब संजय निषाद जो मंत्री हैं वोटों के कितना सहजते हैं? योगी जी का नाम तो चलना ही फैक्टर, शहर में तो एक अधिक वोट जीतेंगे सहजनवा में, लेकिन जो पिपराइच ग्रामीण और कैंपियरगंज विधानसभा है जो निषाद बाहुल्य है, यहाँ पे क्या स्थिति बनती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। शुक्रिया विकास जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सीमाब नकवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीमाब इकलौते ऐसे पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के जिन्होंने वेस्ट से लेकर ईस्ट और नॉर्थ से लेकर साउथ यूपी तकरीबन हर क्षेत्र में भ्रमण किया है और सर्वाधिक लोगों से बात की है। इन्होंने ग्राउंड पर माहौल देखा है, गांव से शहर तक रहे, नेताओं से भी बात, आम जनता से भी बात, इनके बड़ा अनुभव मिला इनको इस चुनाव में। सीमाब जी, स्वागत और बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मेहनत की है इस चुनाव में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपने क्या महसूस किया, ग्राउंड पर क्या देखा, क्या चला और क्या नहीं चला? जी ब्रजेश जी, एकदम आपको बताएं कि जिस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिला है तो साफ तौर पर ये देखा गया कि जो मुस्लिम वोटर्स था, इस वक्त हम घोसी लोकसभा में, ये आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स था उसमें बंटवारा कहीं पर नहीं हुआ है और जो दीगर वोटर थे, राजीव राय यहाँ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहे, उन्होंने तमाम चीज़ों पर दांव लगाया, कहा कि मुस्लिम यादव तो मुझे मिल ही रहा है, राय समाज का वोट भी यहाँ पर मिल रहा है और साथ ही साथ दूसरे वोट बैंकों पर भी उनकी नज़र रही और कहा कि चाहे वो दीगर वोट बैंक रहे हो उन पर भी हमको वोट थोड़ा थोड़ा हर जगह मिल रहा है। इसकी वजह ये रही घोसी लोकसभा में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर प्रत्याशी यहाँ पर नहीं था। यहाँ से अरविंद राजभर प्रत्याशी थे, ओम प्रकाश राजभर के बेटे, जिनका चुनाव निशान छड़ी था, कमल का फूल नहीं था।
शायद यही वजह रही है कि राजीव राय को इन सब चीज़ों का यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिला। दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनके पास अल्पसंख्यक वक्फ तमाम विभाग हैं और उन्होंने मुसलमानों को सीधे तौर पर संवाद किया और साफ तौर पर वो कहते रहे मंचों से कि हमारे साथ जुड़े, अभी 3 साल तक तो हम मंत्री ही हैं, नफा नुकसान हमारे साथ होगा जो भी होगा। लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। हालांकि वो दीगर समाज की बात करते रहे कि दीगर समाज में उनका राजभर उनके साथ है और नाई, गोड़, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, मांझी, मझवार, तोरैया, बंजारा, बहलिया, आरक, मुंशी, भर, राजभर, मुसहर, खंगार, सभी जातियां उनके साथ जो है वो उनके साथ जो है वो ग्राउंड के जुड़ी हुई हैं। रिपोर्टर्स के साथ यही एक अच्छी बात। चौहान की बात अगर की जाए तो नहीं बोलिए गो अहेड, अच्छा लग रहा है सुन के। बालकृष्ण चौहान यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर जो चौहान वोट है वो बालकृष्ण चौहान के साथ ज्यादा मात्रा में जा रहा है, अधिक मात्रा में जा रहा है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज, दलित वोट बैंक जो मायावती का कोर वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं बालकृष्ण चौहान की तरफ ही रुजू कर रहा है। अब एक बात बताओ, आपने तो बहुत महिला मतदाताओं से भी बात की होगी, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, ओबीसी, अपर कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट, सभी कम्युनिटी की महिलाओं से भी आपने इंटरेक्ट किया होगा। विनय राय जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बात रखी कि महिलाओं का जो वोटिंग पैटर्न है वो मर्दों के मुकाबले अलग है और इनका ये कहना है कि हो सकता है कि महिलाओं ने बीजेपी को अधिक मतदान किया हो बनस्पत मर्दों के। क्या इसमें कोई सच्चाई है या आप मानते हैं कि दोनों का वोटिंग पैटर्न एक जैसा था? देखिए, बहुत जागरूक जो महिलाएं हैं, जो किसी चीज से जुड़ी हुई हैं, किसी दल से जुड़ी हुई हैं या सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने जाकर कैंपेन किया और महिलाओं को अपनी तरफ रुजू कर लिया, अपनी तरफ मोड़ लिया, उनकी बात अलग है। नहीं तो ज्यादातर घरों में यही होता है कि जहां पुरुष वोट करता है महिलाएं भी वहीं वोट करती हैं, वो चाहे उच्च वर्ग की हो, निम्न वर्ग की हो या मध्यम वर्ग की हो। इस तरह की कोई भी चीजें जो है वो देखने को नहीं मिलती हैं। रही बात जो महिलाएं कैंपेन में लगी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनकी एक अपनी अलग लाइन थी। घरों में जाकर वो बातें करती थी कि सिलेंडर मिल रहा है, मोदी जी दे रहे हैं, उसके अलावा राशन दिया जा रहा है, 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो जितने लोग उनके परिवार के या महिलाएं जो जागरूक थी वो मोटिवेट हो पाई, उन्हीं को मोटिवेट किया जा चुका है। लेकिन एक बात और बताओ, आप बात सामान्य तौर पर मुझे बताओ कि ये फॉरवर्ड क्लास जिसको हम अपर कास्ट कहते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, ये लोग बीजेपी के कंसोलिडेटेड वोट बैंक हैं या इसमें कुछ सेंध लगी है अपर कास्ट में? जी बिल्कुल, इस बार सेंध लगी है। जहां पर जिस जाति का कैंडिडेट था वहां पर उसको वोट मिलने का काम हुआ है। जैसे बलिया में बताया विनय राय जी ने कि सनातन पांडे को ब्राह्मणों ने वोट किया। ये एकदम सही बात है कि ब्राह्मणों ने सनातन पांडे को वहां पर वोट किया और समाजवादी पार्टी से वो प्रत्याशी है। यहाँ जो है वो राजीव राय यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अपर कास्ट का कुछ वोट उनसे नाराज था लेकिन ब्राह्मणों ने भी यहाँ पर साथ दिया। इसके अलावा राय समाज था, क्षत्रिय समाज था, मैक्सिमम इनके साथ जो है वो होता नजर आया है। तो चुनाव किसी भी तरह से ये कहा जाए कि एक तरफा है, किसी के पक्ष में है, किसी के एक तरफा चुनाव हो गया, तो ये कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। लखनऊ और बनारस मेरी नज़र में अगर इसको छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसी सीट नहीं है कि जहां पर ये कोई एक तरफा दावा कर सके कि ये सीट जीती जा रही है और एक तरफा जीत के सामने आएगी। शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा सीमाप जी, आपसे आगे भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ संजय चौधरी जी मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले मैं बताऊं कि रिपब्लिक टीवी का एक अभी प्रारंभिक मैट्रिज और पीएमआर क्यू के साथ उनका एक सर्वे आया है। ये सर्वे बताता है, हेमंत जी और विनय जी आपकी भी जानकारी के लिए बता रहा हूँ और अपोजिशन के मेंबर्स के लिए भी, कि वो बीजेपी प्लस यानी एनडीए को 353 से 368 सीटें दे रहे हैं। ये रिपब्लिक वालों का डेटा है जो उन्होंने एक सर्वे एजेंसी पीएमआर मैट्रिक्स करके उसके साथ किया, 353 to 368। और जो कांग्रेस प्लस यानी इंडिया ब्लॉक को उन्होंने दिया है वो 118 to 133 यानी 118 से 133 सीटें। बाकी अन्य को उन्होंने 43 से 48 सीटें दी हैं। तो पहला किसी चैनल का जो आया है डेटा उसमें बीजेपी को काफ़ी बढ़त मिल रही है। संजय चौधरी जी।
देखिए, मैं वही पहले आपसे जिस बात को कह रहा था कि जिस प्रकार का परिणाम की यहाँ पर चर्चा हो रही है, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें भी यही जातिगत आधार पर कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने अपनी बात इन राज्यों में रखी थी। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो ऐसे राज्य थे जो पिछड़ों की और ज़्यादा संख्या के साथ वहाँ के सामाजिक जगत में विद्यमान हैं, और वहाँ का परिणाम ये बताता था कि इस प्रकार की जो जातिगत विभाजन की करने की इंडी गठबंधन की घोषणा थी वो सफल होती हुई नहीं दिखाई दी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे समाज परिवर्तित हो रहा है और समाज इस बात को स्वीकार रहा है कि कैसे देश को आगे ले जाने के लिए योजनाओं में एक प्रकार की पारदर्शिता आ रही है, और एक देश का बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हो रहा है जो जाति से उठकर वोट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जिस प्रकार का एग्जिट पोल की अभी चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के प्रारंभिक रुझानों से आप संतुष्ट हैं जो उन्होंने दिया 353 368 के बीच? नहीं, मुझे लगता है कि उसका भी बेटर करेंगे, उसका थोड़ा बहुत असर दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि निश्चित रूप से हम बेहतर करेंगे। और उत्तर प्रदेश को लेकर तो मैं बिल्कुल विश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो काट लिए नहीं, विनय आपके मित्र हैं, विनय जी ने भी काट ली भाई। धीमे धीमे हम आगे बढ़ेंगे, और मुझे लग रहा है, मुझे 2019 याद है, मैं आपके चैनल पे था या किसी और चैनल पर था, भारतीय जनता पार्टी 20 से ज्यादा सीट नहीं जीतेगी, ये राजनीतिक विश्लेषक मेज ठोक कर घोषणा कर रहे थे। और उसके बाद हमने चुनाव, और वो इसके लिए तर्क भी जुटाते थे कि ऐसा गठबंधन है। 1993 में जब मंदिर मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े तो इनके तर्कों को लिया जाए या खारिज किया जाए? नहीं, मुझे लग रहा है कि जब तक परिणाम नहीं आ जाता तब तक इनके तर्कों को भी तौलिए, और मुझको लगता है कि तर्क विश्वसनीयता की कसौटी पर कसे जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम की तरफ देश आगे बढ़ेगा। ऑलराइट, दीपक रंजन जी, जो पहला डेटा रिपब्लिक टीवी वालों ने जारी किया, अभी उन्हीं का है, अभी और भी आगे देंगे, और सबसे क्रेडिबल डेटा होता है इनका जो चर्चा होती है टुडे चाणक्य की, वो विशेष तौर पर हम लाएंगे और बताएंगे भी। आप बोले विजय जी। सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी जिले में आपके संवाददाता या ब्यूरो चीफ रहे हैं, इनकी निश्चित रूप से जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और ख़ास तौर से चारों दिशा में जिस तरीके से सिमाब जी ने मेहनत की, वो निश्चित रूप से सैल्यूट है उनको। और कोई ऐसा प्रत्याशी या कोई ऐसे बड़ा से बड़ा नेता नहीं रहा होगा जिसका इंटरव्यू उन्होंने जा करके ना लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, इससे मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी भारत समाचार खोलिए या कहाँ पर क्या हो रहा है, किस जिले में या किस लोकसभा में क्या हो रहा है, एक एक चीज़ की रिपोर्ट बिल्कुल जो है ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट की तरीके से देते थे। देखिए, सवाल रहा एग्जिट पोल का। देखिए, एग्जिट पोल कोई एग्जैक्ट पहला एग्जिट पोल तो आपके हक में एग्जिट पोल का वो कोई भी नहीं आएगा, आप जैसे चैनल शायद हक में दिखा दें क्योंकि आप लोग निष्पक्ष हैं। और ये एग्जिट पोल कोई एग्जैक्ट पोल नहीं है, हम लोग अनुमान पे विश्वास रखने वाले लोग नहीं है। ये दलितों, शोषितों, वंचितों, पीडीए के लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब की बार हमारी तैयारी बहुत मजबूत है। हमने भी जो है हर लोकसभा में 5000 लोग हमने कार्यकर्ता नेता हम लोग ने लगाए थे। और हमारे नेताजी को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे और राष्ट्रीय महासचिव जी को, वो जो ग्राउंड सर्वे प्रारंभिक को आप खारिज करते हैं? नहीं, हम कोई भी खारिज करेंगे, हम बता तो आप जैसे कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो हो सकता है बिल्कुल सही दिखाए। अच्छा, एक और आ गया है, पीएमआरक्यू एक सर्वे एजेंसी है, उसने भी एक रिपोर्ट दी है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि बीजेपी प्लस 359 और कांग्रेस प्लस 154। अब आना शुरू हो गया, सबका आएगा धीरे धीरे। मैं कह तो रहा हूँ कि अभी 2 दिन के अंदर 359 154 2 दिन के अंदर अंदर सारे परिणाम आ जाएंगे। और हमारी जो हम अपने, क्योंकि ये कोई प्राइवेट एजेंसीज है, कोई सरकारी एजेंसी नहीं कि इसकी कोई ऑथेंटिसिटी है। बहुत से ऐसे एग्जिट पोल हैं जिन्होंने दिया तो पलटे हैं, वो कई ऐसे सब ठीक है। अब उनके लिए ठीक है, इसलिए ठीक है, उनके लिए ठीक है। बताइए मैडम, आपका इत्तेफाक है इससे? नहीं, मैं तो रिपब्लिक भारत ने दिया, रिपब्लिक भारत ने जो दिया है उसको सिर्फ 543 करना चाहिए था, उसने गलती कर दी। उसको तो सबके सब देने चाहिए थे, यहाँ पे गलती कर दी उन्होंने। वो जिस तरह से बात करते हैं देश में, तो पूरे देश, आपके दर्शकों को पता है, पूरे देश को पता है, उन्होंने गलती कर दी है। तो मैं इसमें इनकार इसलिए कर रही हूँ कि उन्होंने 543 नहीं दिया जितना चुनाव आयोग भरवाता है, जिसपे चुनाव हुआ जाता है। तो 343 का संख्या नहीं दिया है, तो ये बहुत गलत है। तो इसमें तो उनके लिए आपको बोलना चाहिए कि क्यों ऐसा किया पहले आप लोगों ने कहा था हमसे, ये संजय जी बता रहे थे कि नहीं आएंगे एग्जिट पोल में, और फिर 5 बजे कोई मीटिंग हुई और क्यों संजय भाई? ये जो एग्जिट पोल जो आ रहा है ना, मैंने कहा ना 543 दिखाना चाहिए था, इसीलिए हमने कहा था। लेकिन हमने कहा चलो देखते हैं, एक हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हम लोग देखते हैं, हंस लेते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं, हंस लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जो आना है वो तो आएगा ही आएगा एग्जिट पोल। ऑलराइट, हेमंत तिवारी जी का रुख करता हूँ। भाई हेमंत जी, जो इनिशियल डेटा आ रहे हैं वो डेटा ये बता रहे हैं कि 2019 के टैली को बीजेपी इम्प्रूव करेगी, ऐसा
दो चैनलों का फिलहाल आया है डेटा, वो ये बता रहा है कि बीजेपी 353 यानी 353 से 368 के बीच और कांग्रेस 118 से 133 के बीच। ऐसा रिपब्लिक टीवी वालों के साथ जो उनकी PMRQ सर्वे एजेंसी, ये उनका इनिशियल क्लेम है। हेमंत जी। देखिए विजय जी, मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कर रहा हूँ कि सरकार बीजेपी की बन रही है और वक्त आ गया तो किसी को वोट देना नहीं है। सरकार केंद्र में बीजेपी की बन रही है। जी हेमंत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, मैं हेमंत जी से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, उनका लिंक नहीं मिल रहा। विनय राय जी, आप मुझे सुन पा रहे होंगे। जो इनिशियल अभी आया है डेटा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसमें बीजेपी को काफी बढ़त दिखाई जा रही है। आप सहमत हैं इससे? नहीं, देखिए एनडीए को हमको लगता है बीजेपी प्लस एनडीए का मामला होगा ये। जी। और जहां तक जो सरकार के गठबंधन का बात है, आंकड़े तो कम होंगे नो डाउट। सरकार बनने की जो जहां तक बात आवाज नहीं सुनाई थी, बीच में हेमंत जी कट गई। सरकार बीजेपी नो डाउट बनाने जा रही है, उस आंकड़े को जो 272 का आंकड़ा उसको पार करेगी। लेकिन जो आंकड़े अभी फिलहाल एग्जिट पोल में दिए जा रहे हैं, उस आंकड़े को टच करना अभी फिलहाल जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है उसको उतना संभव नहीं लगता है। हाँ, सरकार जरूर बनाएगी बीजेपी, इसमें कोई दो नहीं। आपका डेटा क्या है? अब तो 6:30 का टाइम ओवर हो चुका है, अब तो बताओ, नेशनल टैली बताओ। मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ विजय जी, मैं तो उसमें भी खुल कर बोला था कि बंधन केवल एग्जिट पोल का था, बोलने को रोक तो कोई नहीं, हम आंकड़े नहीं दिखा सकते। मैंने एक सब आप बताओ, चलो आप बताओ। 303 का आंकड़ा जब हम टच कर रही, मैं वही कह रहा हूँ 303 जब एनडीए टच की थी तो आपके पास 76 स्टेट्स जो है उसमें आप हाईएस्ट पर थे। ये आखिरकार ये आंकड़े कहां से बढ़ जाएंगे? हम कह रहे हैं बंगाल में बहुत अच्छा बीजेपी ने परफॉर्म किया है, ऐसा माना जा रहा है कि वहां पे 5 से 6 सीटें बढ़ सकती हैं। उड़ीसा के बारे में कहा जा रहा है वहां पे 3 से 4 सीटें बढ़ेंगी कम से कम। फिर ये हो रहा था कि आंध्रा में सीटें घटेंगी, जो परिस्थितियां दिख रही थी। कर्नाटक में, आंध्रा में 1 सीट बढ़ सकती है, कर्नाटक में घटेगी। महाराष्ट्र में अगर जितनी है उतनी भी रह जाए और बिहार में जितनी है उतनी भी रह जाए तो भी ये आंकड़ा टच नहीं करता है। लेकिन हेमंत जी का तो काफी दौरा लगता रहता है महाराष्ट्र में। जितनी सीटें हैं उतनी सीटें को बचा के रख पाना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आंकड़े जो अभी आपके ग्राउंड रिपोर्ट जिस तरीके से रिपोर्टर ने दिया, पहले कहना बड़ा आसान था कि मार्जिन अच्छी होती थी, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख की मार्जिन होती थी तो आदमी आकलन आसानी से कर लेता। लेकिन एक लोकसभा में जहां पे लगभग 2200 से लेकर 2400 इलेक्शन बूथ बनाए गए, वहां पर अगर मार्जिन 25,000 और 35,000 और 50,000 के अंदर का है तो आकलन करना कठिन हो जाता है। और हम लोगों ने आमतौर पर देखा कि जब पहले बैलेट पेपर खुलता था और आधे घंटे में जिसको बढ़त दिखती थी उसी को लेकर हम लोग उड़ लेते थे, उसके 2 घंटे और परिणाम कुछ और हो जाते। तो परिस्थितियां अभी ऐसी है कि जिस तरीके से सैंपल, हम किसी के सर्वे पर हम सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि इन लोगों ने भी मेहनत की होगी, कुछ लोगों से पूछा होगा, लेकिन आज का मतदाता जागरूक है। ये कोई जिससे भी पूछे होंगे किस तरह के बल्क के लोग हैं। कई बार हम लोग देखते हैं जब रिपोर्टर चौराहे पर जाकर किसी से पूछते हैं और जिस चौराहे से हम लोग वाकिफ होते हैं वहां से पता चल जाता है कि जो लोग बोल रहे हो किस दल से कनेक्ट करते हैं। पहला डेटा आ गया है टुडेज चाणक्य का। टुडेज चाणक्य का पहला डेटा आ गया है बहनों भाइयों। टुडेज चाणक्य का ये मानना है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता मिलेगी। 5 में से 5 सीट जीत सकती है या फिर 1 सीट का नुकसान हो सकता है, और ये 1 सीट कांग्रेस के लिए रखी, यानी बीजेपी +-5, जिसमें 1 सीट का उन्होंने अंतर रखा है, और कांग्रेस को 0 से +-1। ये उत्तराखंड की टैली आई है जो सीट का प्रोजेक्शन दिया है टुडेज चाणक्य ने। और ये टुडेज चाणक्य का ये जो डेटा है ये उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 में उनका ये मत है कि 5 की 5 बीजेपी जीत सकती है या फिर 1 हार सकती है, और ये 1 सीट कांग्रेस को जा सकती है, यानी 5 +-1, कांग्रेस 0 +-1। ये ऑफिशियल डेटा अभी टुडेज चाणक्य ने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जारी किया है। अभी और डेटा भी हमारे पास पहुंचेंगे, फिलहाल उत्तराखंड का ये डेटा है। हाँ विनय जी, कंटिन्यू। नहीं, ये तो उत्तराखंड का जो सर्वे दिया है इन्होंने वो काफी हद तक सही है, क्योंकि 1 सीट का अनुमान जितने लोगों से उत्तराखंड में हम लोग की बात हो रही थी उनका कहना था कि 1 सीट यहाँ पे लूज करते कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। लेकिन परिस्थितियां जब ये आप स्टेट वाइज आप जाएंगे तो सबसे रोचक तब होगा जिस स्टेट से आप ज्यादा कनेक्ट करते हैं, जहां पे आपका बार बार का आना जाना है, जहां पे ज्यादा आप मतदाताओं से अपने आप को रूबरू पाए हैं, जब उसके आंकड़े आते हैं तो समझ में आ जाता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा विजय जी, बड़ा रोचक है जी। जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने एक सर्वे कराया था, और जब उनकी सरकार का जो सैंपल था उसमें 223 सीटें वो जीत रहे थे, जो उनके पास उनकी एलआईवी टीम ने, उनकी सर्वे टीम ने दिया था। उस समय संयोग से हम लोग
दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम कर रहे थे, तो उनसे उस समय हम लोग का मिलना हुआ था। लेकिन मैंने कोई और सीट नहीं देखी थी उस दौरान। हमने उनके पूरे लिस्ट को जब खंगाला तो सिर्फ मैं कस्या विधानसभा पे गया था, और कस्या विधानसभा उनके नजर में श्योर शॉट जीतने वाली सीट थी। मैंने कहा मैं इस सीट के बारे में कह सकता हूं, ये श्योर सीट हारने वाली सीट है। तो आखिरकार 88 सीटें आई। तो मेरा मत सिर्फ इतना है कि सर्वे अपनी जगह है, जो ग्राउंड पर वर्करों ने जो मेहनत की है, संजय जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, इनकी कंट्रोल रूम खुद ही जिले से रिपोर्ट मांग रही होगी। इन लोग के पास खुद एक फीडबैक आ जाएगा बूथ वाइज अभी 2 घंटे के अंदर कि किस बूथ पर किस तरह के मतदाता निकलकर सामने आए हैं, किस तरह का मतदान हुआ है। और अभी 2 जिले का तो मेरे पास खुद आ चुका है, जिसमें कुशीनगर और देवरिया की बात हम कर रहे हैं। जो 3.5 लाख की जीत कुशीनगर में दर्ज हुई थी वो 50,000 के अंदर कर दीजिए, और कमोबेश यही स्थिति आपकी देवरिया की बनी हुई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना मुश्किल है। तो आपके मुताबिक कुशीनगर और देवरिया बीजेपी को दे रहे हैं आप? मैं अभी बहुत ही दुविधाजनक स्थिति में हूं। जो अभी 1 घंटे पहले तक मेरी जो बात हुई है जी, आप तमकुही विधानसभा हार रहे हैं, फाजिल नगर टफ लड़ाई में है, पथरदेवा हार रहे हैं, देवरिया सदर की सीट है, भाजपा परंपरागत जीतती रही है, इसलिए उसको देख रहे हैं, कारखान रामपुर में हार रहे, जो स्थानीय रिपोर्ट आ रही है जी। तो जो परिस्थितियां बनी है उस आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं ब्रजेश जी। और यही चीज अभी सामने आएगी, जैसे इन्होंने कहा ना अभी संजय जी ने कि जब अंतिम समय आया और बीजेपी के प्रति माहौल बना तो नाराज राय जी छोड़ के भाजपा में आ गए। तो ठीक मेरे यहाँ कुशीनगर में ऐसा ही हुआ कि पीके राय जी भाजपा छोड़ के सपा में चले गए। तो कौन गया कौन आया इसका मूल्यांकन से परिणाम पे मत जाइए। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जो वर्कर बूथ पे सक्रिय रहा होगा, अपने वोटों को ज्यादा पोल करा ले गया होगा, वो बाजी मारेगा, क्योंकि लड़ाई बड़ी ही रोचक है। बहुत ही कम वोटों से हार जीत का फैसला होने वाला है। हेमंत तिवारी जी हमें कनेक्ट हो चुके हैं। हेमंत जी, अब तक 4 सर्वे रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है, मैट्रिक की, पीएमआरक्यू की, डायनेमिक्स की, एनडीटीवी वालों की भी एक, जन की बात की एक रिपोर्ट आई, एनडीटीवी की नहीं है वो, जन की बात वालों की। ये 353 से 392 के बीच का एक फिगर ये वाली एजेंसी लोग दे रहे हैं, और मिनिमम कांग्रेस को 118 और मैक्सिमम 161, यानी कांग्रेस मतलब इंडिया ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। क्या इससे सहमत हुआ जा सकता है? और टुडेज चाणक्य का जो अभी डेटा आया है उत्तराखंड को लेकर, 5 की 5 सीट बीजेपी को, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीट का लॉस हो सकता है उत्तराखंड में। हेमंत जी, उत्तराखंड का डेटा सही आया है, क्योंकि हम तो वहां गए नहीं है, लेकिन तमाम माध्यमों से बातचीत होती रहती है। बाकी जो है 300 साढ़े 300 का ये डेटा है, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा भरोसे भी नहीं आता। जिससे सीटें बढ़ने वाली बात जा सकता है। उड़ीसा के जिक्र लोगों ने किया, उड़ीसा में 3 सीट बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की 2019 जी। महाराष्ट्र में घट रही है। महाराष्ट्र में भी लड़ाई बहुत कांटे की है बहुत स्थानों पर। तो मेरा अपना मानना है कि 300 के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए 300 305 इसके आसपास की सीटें रहेगी। मतलब ये नेशनल टैली आपके मुताबिक 330 से 305 के बीच एनडीए की? जी 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 जी, ये मेरा अपना मानना है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ है और उत्तर प्रदेश थोड़ा समझा हुआ है, पिछले 40 साल से समझता हूँ उसको। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं मेरे एक बहुत प्रिय मित्र है, छोटी सी बात बता दूं। पिछले 3 चुनाव से हमारी उनकी बातचीत होती है और उनका अपना असेसमेंट बहुत सटीक जाता है, लगभग सटीक जाता है, टुडे चाणक्य से भी सटीक उनका इंडिविजुअल रहता है। एक बड़े ग्रुप में काम करते हैं। उन्होंने इस बार कहा कि 70 ±2 सीट्स होगी बीजेपी की। मैं उनसे इत्तेफाक नहीं है, तथ्यों के हिसाब से 10 बार मेरा उनसे डिस्कशन हुआ, सीट वाइज डिस्कशन हुआ, तो अंततोगत्वा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में 2019 के मुकाबले किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है। हालांकि जो हम देख रहे हैं, जैसे विनय राय जी ने बताया, बहुत सही बात बताई, ज्यादातर क्षेत्रों में यही देखने को मिला कि जहां आप 2 लाख जीते थे, 3 लाख जीते थे, वहां 50,000 जीत जाएंगे, 25,000 जीतेंगे, 70,000 जीत सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ सीटें, जैसे कोई भी सर्वे, कोई भी व्यक्ति, किसी से बात करिए, आगरा की फतेहपुर सीकरी से आगे बता रहा है जी, और वहां से कांग्रेस के जो कैंडिडेट है रामनाथ सिकरवार फौजी, उनको बता रहे हैं कुछ जीत जाएंगे और केंद्रीय मंत्री बनेंगे, सरकार को भी तमाम काम बड़ी बड़ी बातें अच्छी बातें होती। ये एक्सिस वालों का एक प्रारंभिक डेटा आया है तमिलनाडु को लेके, वहाँ वो बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस 33 से 37 सीट जीत सकता है और एनडीए के पास 2 से 4 सीट का ही स्कोप है। ये डेटा तमिलनाडु का है। हाँ, तो वहाँ बहुत ज्यादा गुंजाइश अभी नहीं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कोशिश की, आरएसएस भी वहाँ सक्रिय रहा, लेकिन अभी इतना रिस्पॉन्स नहीं है। वहाँ वोटिंग पैटर्न एकदम अलग किस्म का है।
इवन आप जब बात करेंगे यहाँ की कर्नाटक की, तो अब आप देखें कर्नाटक में आप वहाँ नुकसान पा रहे हैं जी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा इसमें कमाऊ कूट की भूमिका अदा की है। तो कमाऊ कूट ने जब 2019 में यह परफॉर्मेंस ले लिया, तो इस बार मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहाँ 10,000, 15,000, 20,000 का मार्जिन देखेंगे। और एक बड़ी बात जो कही कि जातियां कई जगह बट गई कैंडिडेटों को लेकर के, ऐसे हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, बोलें आप। ऐसे ही जब हम बात करते हैं, बसपा की बात करते हैं, बसपा वाकई बहुत जगह ठीक नहीं लड़ी, लेकिन बसपा के कैंडिडेट है बांदा में लगभग लोग बता रहे हैं तो जीतने की स्थिति बन गया, मतलब वो लड़ रहा है। अभी उत्तर प्रदेश का भी डेटा हमारे पास आने वाला है। एक सर्वे कंपनी है SGED, इन्होंने आंध्र प्रदेश में सर्वे किया है और ये बताया कि वहाँ पर TDP और जनसेना पार्टी और पवन कल्याण वाली पार्टी और BJP का जो अलायंस है वो 25 में से 19 सीटें जीत सकता है और YSRCP यानी जगन रेड्डी की पार्टी सिर्फ 6 सीटें। दूसरों के अनुमान हालांकि अलग हैं। आप क्या मानते हो कि वहाँ पर इस तरह का सिचुएशन होगी कि TDP कोई स्वीप कर दे लोकसभा में? देखिए, अभी मैं आंध्र प्रदेश गया था, वहाँ के कई स्थानों पर गया था। उस वक्त ये लग रहा था कि थोड़ी सी सहानुभूति, क्योंकि वहाँ स्टेट असेंबली के भी इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए वहाँ ऐसा लग रहा था कि लोगों की सहानुभूति थोड़ी सी चंद्रबाबू नायडू के साथ बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहाँ एक्टिव दिखे। तो वहाँ का परिणाम तो, क्योंकि एक बात है, वहाँ जगन मोहन रेड्डी के से थोड़ी सी ऊब लोगों की हो गई कि इशूज है, जैसे राजधानी स्थापित न कर पाना और भी तमाम चीजें। हालांकि एक ऐसा राज्य है जहाँ धन बल सीधे प्रत्यक्ष रूप से उसका इस्तेमाल होता है और दोनों पक्ष इसमें कहीं से कमजोर वहाँ नहीं दिखे। तो ऐसी सूरत में मैं इस आंकड़े को बहुत ज्यादा गलत नहीं मानता हूँ। वहां से जो परिणाम आएंगे आंध्र प्रदेश से, वो थोड़ा चौंकाने वाले होंगे। और आंध्र प्रदेश जैसे ही राज्य हैं जिनके बल पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात का दावा करते रहे हैं कि हमको जो है दक्षिण से बहुत सीटें मिल रही हैं, साउथ से सीटें मिल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। उड़ीसा जैसे स्टेट सीटें बढ़ा रहे हैं, अगर बिहार में कुछ कम होने की संभावना है तो ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए एकदम से निकल जाएगा और दूसरी सरकार आ जाएगी। अच्छा, सी वोटर्स के डेटा हमारे पास आ चुके हैं। सी वोटर्स सर्वे एजेंसी के डेटा हमारे पास आए हुए हैं जो ये बताते हैं कि एनडीए ब्लॉक को 133 सीटों का उनको फिलहाल उन्होंने डेटा जारी किया है, उसमें 47 to 66 ये एनडीए के लिए है और 65 to 77 ये इंडिया ब्लॉक के लिए और अदर 1 से 7। ये फिलहाल 133 सीटों का डेटा है सी वोटर्स का। हेमंत जी, मैं विनय जी आपसे जानना चाहता हूं कि अभी एक्सिस माई इंडिया का मैंने देखा कर्नाटक का, वहां कांग्रेस को बहुत नुकसान और बीजेपी को सर्वाधिक बढ़त। वहां बीजेपी को बता रहे हैं 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा एक्सिस वालों का अनुमान है। आप सहमत हैं इससे कि वहां नुकसान अधिक है? 21 से 22 सीटें क्या बीजेपी को मिल सकती हैं कर्नाटक में? वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू एक अच्छा प्रशासन पहले चलाए थे, बीच में जगन मोहन रेड्डी के आने के बाद वो हाशिए पे चले गए राजनीतिक तौर पर। और जब ये बीजेपी के साथ इनका गठबंधन हुआ है तो वहां पर जैसा हेमंत जी ने कहा कि संघ हो, भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट पर ये माहौल बनाने के लिए एक वर्कर उन्होंने जान फूंक दी थी। और जो हार जीत का जो अंतर था पहले, जिसमें चंद्रबाबू नायडू को शिकस्त मिली और जगन मोहन रेड्डी एक तरफा क्लीन स्वीप करके सामने आए, तो जब आपसे उम्मीदें ज्यादा होती हैं और आप परफॉर्म नहीं कर पाते तो उसका नुकसान होता है। और जगन मोहन रेड्डी के साथ वही हुआ कि कोई यूथ थे, लोगों को ये उम्मीद थी कि काफी अच्छा वो करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती समय से जो हारी हुई सीटें थी उस पर उन्होंने फोकस किया कि हमको कैसे जीतना है। तो बीजेपी ने वहां चूक की है जहां से वो जीते थे, जहां वो हारे थे वहां पे तो उन्होंने जी जान लगा दिया था कि जिन राज्यों में मेरा जीरो बैलेंस है या वहां से मेरी कम सीटें हैं उसको कैसे बढ़ाएं। तो आप अगर पूरे आंकड़े पर गौर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में कमजोर रही है वहां पर वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि जहां पर वो कंफर्ट जोन में थी, जहां उसको लगा कि उसकी आंधी चलेगी या मोदी जी का नाम चल जाएगा, हम निकाल ले जाएंगे, वहां उसको शिकस्त खाने को मिल रही। जी, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि साउथ की बात हो रही थी तो तमिलनाडु में कुछ खास तो आपकी पार्टी कर नहीं पाई, लेकिन कर्नाटक में बहुत अच्छी बढ़त एक्सपेक्ट की जा रही है, कारण क्या मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मैं तमिलनाडु से ही शुरू करना चाहूँगा कि वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की स्थिति आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 2 से 4 वहाँ से 4 सीट जीत सकती है, तो इसका मतलब है कि पूरी टैली में 8 का अंतर तो अभी ही हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो वहाँ से भाजपा की तरफ शिफ्ट होगी और दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का बढ़ना
ये पहले से हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। दक्षिण के राज्यों में आज वो स्थिति नहीं रही जहां हिंदी का बहुत विरोध होता हो। आज वहां पर जो स्थिति है, देश पूरा एक हो रहा है। और मुझको लगता है कि इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार से मुक्ति का जो संदेश है, जो योजनाएं पहुंच रही हैं, वो बड़ा अंतर करेंगी। और जब हम पूरे इस परिणाम का विश्लेषण 4 तारीख की शाम को करेंगे तो जो परिदृश्य सामने आएगा वो भारत के बदलते हुए स्वरूप का आएगा। इसीलिए अगर दक्षिण भारत में जो स्थिति है, कर्नाटक में स्थिति है, मुझे लगता है तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी और बेहतर करने वाली है, कर्नाटक में भी हम अपना श्री गणेश करेंगे। तो दक्षिण के इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 2 अपडेट मेरे पास बहनों भाइयों इस वक्त मौजूद हैं और ये दोनों बड़े अपडेट हैं। टुडेज चाणक्य ने गुजरात और छत्तीसगढ़ का डेटा भी रिलीज कर दिया है। गुजरात और छत्तीसगढ़ में टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी स्वीप कर रही है। टुडेज चाणक्य का जो इनिशियल अभी एग्जिट पोल हमारे पास रिपोर्ट आई है वो बताती है कि बीजेपी 26 ±2 ये गुजरात की है और कांग्रेस 0 ±2। ये डेटा गुजरात का, ये प्रोजेक्शन सीट का टुडेज चाणक्य की तरफ से दिया गया है। यानी गुजरात पूरा बीजेपी, कांग्रेस का सफाया, छत्तीसगढ़ पूरा बीजेपी, कांग्रेस का एक सीट के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी बीजेपी 11 सीट जीत सकती है ±1 छत्तीसगढ़ में और 0 से 1 सीट के आसपास उसे मिल सकती, 0 या फिर 1 सीट मिल सकती है छत्तीसगढ़ के भीतर। ये एक बड़ा बदलाव है कांग्रेस के लिए। क्या ये बड़ा झटका है सुधा मिश्रा जी? देखिए मैंने कहा ना कि तो डेटा आने लगे हैं। जी बिल्कुल आने लगे हैं और जो आ रहा है उसमें कितनी सच्चाई है ये भी बहुत जल्द मालूम चल जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या करना है और दिखाना क्या है और दिखाया क्या जा रहा है, ये अपने देश में पिछले कई वर्षों में देखा कि बहुत अलग चीज़ है। क्योंकि एग्जिट पोल एग्जैक्टली वही होता है, ये आपने देखा हर बार चेंज हुआ है। तो जो छत्तीसगढ़ कई बार ना, तो कई बार गलत भी हुआ है, तो दोनों के बीच में रखना है। और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ और गुजरात की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, हम बढ़ रहे हैं, ये 100 से अधिक के नीचे आएंगे। ये मैं अभी भी कह रही हूँ और आगे भी कहती रहूँगी। ये जो एग्जिट पोल की जो संख्याएं आती हैं, ये हो सकता है कि इनको खुशियाँ दें, लेकिन ये भी अंदर से जानते हैं कि इन्होंने देश में जो कुछ किया है उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। क्योंकि सिर्फ जुमले फेंक के 10 साल तक सरकारें चलती नहीं हैं। इस बार का चुनाव जनता ने लड़ा है। जब जनता चुनाव लड़ती है तो ये जो एग्जैक्ट ऐसा भी क्या है कि चलो 1, 2, 4 सीट दे सकते थे, 5 दे सकते थे, पर यहाँ तो 0-0 टैली है। मैंने कहा कुछ नहीं, अभी रिजल्ट तो आने ही वाला है ना। हम जानते हैं कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से जनता के साथ जुड़कर, हमने ना कोई मौन साधा, ना हमने मुजरा करवाया, ना हमने मटन मछली मीट किया, हमने एग्जैक्टली जो समस्याएं देश की उन पे बात की और उसी पे आज भी 4 और आधी 5 मतलब 5 या 5.5 समझ लीजिए के डेटा आ चुके हैं। सभी डेटा ये बताते हैं कि बीजेपी प्लस यानी एनडीए को भारी बहुमत मिल रहा है। भाई ये लोग तो स्टार्टिंग से 400 पार कर रहे थे, फिर अपने आप भूल गए कहना। स्टार्टिंग किया था 400 पार, फिर खुद ही करना 400 दे दिए। नहीं, मैंने कहा ना 543 देना चाहिए था, वो तो कम ही दे रहे हैं। इनको तो पूरा का पूरा देना चाहिए, संविधान बदलना इन लोगों को। लेकिन यहाँ पे जनता की बात है और जनता के मुद्दों की बात। अभी बनारस की बात आपके ही संवाददाता वहां पे थे। बनारस में मैं रही हूँ 7 दिन और अगर उस शहर ने प्रधानमंत्री दिया है तो भगवान ऐसा न करे कोई भी सांसद ऐसा ना हो। वहां पे गलियां गंगा की जो दुर्दशा है उसमें सच में लगा कि क्या दे देंगे। उन्होंने गंदगी दे दी। एक टेंट हाउस कुछ किया था उन्होंने, टेंट का वो बनाया था, वो कैसे उड़ गया और कितनी गंदगी गंगा में आ रही है। सच बताऊं ब्रजेश जी, देख के खुद तकलीफ हुई। गंगा को इतना दूषित नमामि गंगे के नाम पे कैसे आप कोई कर बताइए सकता दीपक है? रंजन जी, अब तक 5 सर्वे रिपोर्ट आ चुकी हैं और सी वोटर की टैली भी सामने है। ये अधिकांश इसमें साउथ के एरियाज की हैं और या तो फिर इधर दक्कन के एरिया की हैं, कुछ और भी एरिया की इसमें सीटें जुड़ी हुई हैं। 70 से 91 मिल रही हैं एनडीए को और 68 से 82 के बीच इंडिया ब्लॉक है और अदर 1 से 7। और ये मामला है अब तक 161 सीटों का हमारे पास डेटा सी वोटर्स ने अब तक जो रिलीज किया है। और मैंने आपको टुडेज चाणक्य का गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बताया। बोलिए। देखिए विजय जी, 4 जून को 12 बजे तक ये लोग ऐसे ढपली राग बजाते रहेंगे कि, और हर मेरा जो ये अभी आपने कहा ना कर्नाटक में तो अभी ऑलरेडी इनके पास 28 से 25 सीटें हैं। अगर सी वोटर्स या कोई भी एजेंसी अगर उनको 21-22 पे करे तो इसमें अपने से 3-4 सीटें उन्होंने कम कर दी। और 10 सीटें जहां पर भी मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग का जो सर्वे आ रही है और हम लोग के कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल, अच्छा इनका आधार क्या है, जो इन्होंने एज ऑफ सैंपल किया है, किस एज के लोगों का इन्होंने सैंपल लिया है। आज की तारीख में बेरोजगार जो है वो 18 से लेकर के 25 साल की उम्र का जो नौजवान है बेरोजगार हो रहा है। और रहा सवाल, देखिए विनय राय जी हमारे बहुत पुराने मित्र आदरणीय हेमंत तिवारी जी हैं, जो रहा सवाल देखिए महिलाओं का ब्रजेश जी,
तो महिला वोटर आज की तारीख में देखिए बहुत साइलेंटली बीजेपी के खिलाफ वोट कर रही, बहुत साइलेंटली बीजेपी के खिलाफ वोट कर रही है, क्योंकि महंगाई की मार, मैं बार बार कहता हूं विजय जी, अगर सबसे ज्यादा कोई महंगाई की मार खा रहा है तो वो पर एग्जिट महिलाएं पोल खा में वो बात दिख उसके नहीं बाद रही, जो आप बता रहे हो एग्जिट पोल के डेटा से मैच नहीं कर उसके बाद देखिए उसके एग्जिट पोल, मैंने आपसे कहा ना 12 बजे तक यही डब्ल्यू यही राग बचेगा। उसके बाद महिलाओं की जो रखा हुआ पैसा था नोटबंदी के नाम पे, सबसे ज्यादा डाका अगर किसी सरकार ने डाला तो महिला, आज इन्होंने नोटबंदी का एक बार जिक्र नहीं किया। हमारी घर की माँ बेटियां बहनें जो हैं छुपा करके, वो हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं रखा था उन्होंने, हमारे गाढ़े वक्त के लिए रखा था। आप अगर आप जाइए, अगर आप उनसे पूछिए, हम लोग भी लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे भी बहुत से आप लोग इन हैं। डेटा से सहमत नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं, मैं तो कहता हूँ 12 बजे तक यही डाटा जो है ये दिखाएंगे। उसके बाद देखिए किस तरीके, मैं जितना भी स्टेट वाइज कर रहा है ना, हर स्टेट में 10 से 15 सीटें आप इनकी कम कर दीजिए। कर्नाटक में आप कह रहे हैं इनको बढ़त मिल रही है, कहां बढ़त मिल रही है? 28 से 25। तो जरा हेमंत जी से क्विक ले लेते हैं। ये टुडेज चाणक्य ने छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड के जो डेटा दिए और जो सी वोटर्स के डेटा आ रहे हैं, क्या सजेस्ट करते हैं हेमंत जी? ओके, हेमंत जी को हम वापस जोड़ते हैं। विनय जी, आप क्या इससे सहमत हैं जो टुडेज चाणक्य के रिपोर्ट है? नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा, पहले सबसे पहले तो आज इस बात से हम लोग ध्यान हटा दें कि नोटबंदी में क्या हुआ और किसके किचन में डाका पड़ा। अब तो वोट पड़ चुका है, अब मुद्दों की बात न करें, अब इस बात की समीक्षा करें कि किस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा, किसको कितना वोट मिला होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो शायद ये जो आंकड़े आ रहे हैं एजेंसियों के द्वारा, उस पर हम सार्थक चर्चा कर पाएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी दलों से कि जो उनके पास उनके वर्कर्स का फीडबैक आ रहा है उसके आधार पर चर्चा हो। जहां तक टुडे चाणक्य का कई बार एजेंसियां जो आंकड़ा देती हैं, वो आपने भी देखा है कि प्लस माइनस स्विंग दिखाती हैं कि अगर 2% का स्विंग रहा तो ये होगा, 1% का स्विंग रहा तो ये रहेगा। तो ये तो किसी को दुविधा मन में नहीं है कि सरकार एनडीए नहीं बना रहा, इसमें तो किसी को दुविधा नहीं है। दुविधा सिर्फ इस बात को लेकर के है कि सीटों का क्या आंकड़ा रहेगा, वो 272 रहेगा, 278 रहेगा, 303 होगा, या फिर 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया था वहां तक जाके। कोई प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि जैसे उन्होंने 400 पार का नारा दिया, विपक्ष ने यह कहना शुरू किया कि 400 नहीं आएगा, मतलब आप ये कहना भूल गए कि 272 नहीं आने देंगे। तो वो तो खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में साफ कर दिया है। पर अब सवाल ये आप इस बात को कह रहे हैं कि 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा बीजेपी का या नहीं टूटेगा? मैं उसके आसपास ही रहेगा, उसके आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब पहली बहुत इंप्रूव नहीं करेगी आपके मुताबिक? नहीं, एकदम नहीं करेगी, क्योंकि आपने खुद देखा भी गुजरात में भी सारी सीटों पे बीजेपी जीती थी, लेकिन आपके आंकड़े में कि 2 सीटें कांग्रेस पा सकती है। अगर ये 2 सीटें घटती है तो क्या होगा? उत्तराखंड में भी अगर 1 सीट घटती है तो नुकसान ही है जी। तो इस परिस्थिति को अगर हम मिलाते चलेंगे तो कहीं घाटा कहीं फायदा करेंगे, तो लगभग वो आप 278 से लेकर 303 का जो आंकड़ा है उसी के इर्द गिर्द आप रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहन भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और भी डेटा अपडेट करेंगे और नए मेहमानों से भी आपका परिचय कराएंगे और इस एग्जिट पोल की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।